कंटिन्यू पूरी साधना समाप्ति की ओर बढ़े। आज उनको नया अनुभव भी कुछ मिला होगा, क्योंकि बिना रुके कंटिन्यू साधना उन्होंने पहली बार करी। और हमारे विशेष रूप से मल्होत्रा जी, आज उनकी जो सीरीज थी प्राणायाम की, वो शुद्धिकरण की तरफ, पहले पेट को प्रभावित किया, पेट को शुद्ध किया, उसके बाद कपाल को शुद्धिकरण की ओर बढ़े और सांसों को नियंत्रित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो सभी साधकों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आसनों को इस प्रकार कराएं या प्राणायामों को कि गति तेजी है तो धीमी गति की तरफ बढ़ते जाएं, और धीमी गति है तो तेजी की तरफ बढ़े। तो इसी के साथ हम क्लास से विदा लेते हैं। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। हरिओम सर। हरिओम वीरेंद्र सर। सर आपके बच्चे वाली हंसी बहुत ही अच्छी थी और सर ने नहीं देखी थी, तो एक बार दोबारा से करके दिखा दीजिए जरा बच्चे वाली हंसी, और जो भी हंसना चाहे सर के साथ हंस कोई बात नहीं, दोबारा हंसना चाहे आप सभी लोग हंस सकते हैं, ठीक है। पद्मासन सुखासन जो भी लगा लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। चलिए पर हंसते हैं। देखो जो साधकों की डिमांड आती है, उस डिमांड को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि साधकों में ईश्वर ही वास करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो दोबारा हंसेंगे। बहुत ही सुंदर। तो अगली बार जो आसनों की सीरीज हम बनाएंगे, सारी आसन हमने हंसते हंसते ही करने हैं, ठीक है जी। अगले मंडे को विशेष तौर से तैयार रहे कि हंसी के साथ ही सारे हम आसन करेंगे, ठीक है जी। जय श्री राम। थैंक यू सर। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी, आपने और आपकी टीम में आदरणीय मुनिंदर लाल जी, आदरणीय मल्होत्रा जी ने बहुत सुंदर क्रियाएं कराई। योग साधना का मैं आशा करता हूँ सभी साधकों ने भरपूर लाभ लिया होगा आनंद के साथ। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे। घर में हम अपने परिवार में सबसे हंस के मुस्कुरा के प्यार से बात करें। इसी के साथ हम इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के पश्चात हमारा आदरणीय अरोड़ा जी के साथ चर्चा का विशेष कार्यक्रम होता है। मैं सभी साधकों से अनुरोध करता हूँ कि चर्चा में शामिल हों। आदरणीय अरोड़ा जी, हरिओम। हरिओम जी, नमस्कार, सभी का स्वागत। और विशेष साधना के पश्चात और अंत में विशेष हंसी के पश्चात योग साधना का समापन। और आइए चर्चा। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल की चर्चा का हमारा विषय था कि कोई शब्द, अक्षर जो आपसे नहीं बोला जाता है, उस पर आप अपने विचार रखिए, या कोई विशेष ऐसी घटना जो किसी ने कुछ बोली हो
और समझ में ना आया हो, अर्थ कुछ दूसरा निकल रहा हो, तो ऐसा भी आपने चर्चा की थी कल। तो इसी प्रकार की ही एक चर्चा और, लेकिन आज का विषय कुछ थोड़ा सीरियस है। क्या सीरियस है? अभी पीछे एक दिन पहले मेरे पास एक सेंटेंस भेजा किसी ने, बल्कि तारीफ कह सकते हैं आप उसको। फर्श से अर्श पर, फर्श से अर्श पर, यानी नीचे से ऊपर की ओर, जमीन से आसमान की ओर। मैंने इसको कुछ उल्टा भी सोचा, और वो है अर्श से फर्श पर। आपने जीवन भर बहुत सारी स्थितियां ऐसी देखी होंगी कि जब आपके कुछ चाहने वाले, जानकार, जो कि पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, और वो धीरे धीरे अपनी मेहनत से या किसी और तरीके से नई ऊंचाइयों को छू गए। अर्श से ना, फर्श से अर्श पर पहुंच गए। और इसके अलावा, इसके विपरीत अगर बात करूं तो उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी बिल्कुल जीरो। तो इसी पर ही आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपके पास दोनों ही तरफ, फर्श से अर्श पर या अर्श से फर्श पर, ऐसा कोई वाकया हो तो आप उस पर मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूं। हम यहाँ इधर गौतमपुरी में रहते हैं। तो गौतमपुरी में एक फैक्ट्री, कारखाना जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, वो पेठे का कारखाना हुआ करता था। पेठा आप जानते हैं ना, पेठा जो खाते हैं हम लोग, आगरा का मशहूर है। उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, लाला जी थे, लाला दुर्गचंद पेठे वाले कहते थे उन्हें हम। बहुत बड़ा काम था उनका। दुकान भी थी कहीं चावड़ी बाजार वगैरह में, चावड़ी में नहीं, खारी बावली में थी शायद। तो बहुत बड़ा काम था उनका, और गौतमपुरी में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी थी। तो अच्छा कार्य था, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा कारखाना था, और बढ़िया पेठा वो बनाते थे। और इवन आप ये मान करके चलिए कि 10 नंबर गली हमारी जो है, उसको भी आज भी हम पेठे वाली गली कहते हैं, उसको भी पेठे वाली गली के नाम से मशहूर है। तो जब तक लाला जी थे तब तक तो बहुत अच्छा कार्य चलता था, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात लाला जी की मृत्यु हो गई, और वो काम जो है उनके बेटों के हाथ में। अब बेटों ने किस प्रकार से कार्य किया, नहीं किया, आपस में लड़े झगड़े, तो उनकी हालत धीरे 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 बद से बदतर होती चली गई। अब मुझे ये टॉपिक केवल उन्हीं को देखकर ही याद आया, क्योंकि हम प्रत्येक दिन वहां गौतमपुरी में जाते हैं, तो उनका एक बेटा गली के कोने पर केले बेच रहा होता है। उसे देखकर मुझे बिल्कुल याद आता है कि भाई ये टॉपिक भी मैं अवश्य लूंगा। बहुत दिन से रुका हुआ था। यहाँ अगर आप मेरी लिस्ट में देखेंगे तो 6 नंबर है, और मेरी लिस्ट में अभी जो है 25
चर्चाएं लिखी हुई हैं, तो मैं बहुत दिन से रुका हुआ था इस पर। तो आज मेरा मन किया कि मैंने ये चर्चा भी मैं करूं आपके साथ। तो ऐसा ही कुछ वाकया आपके साथ या आपके परिवार के साथ या आपके जानकार के साथ हुआ और देखा हो आपने, तो इस पर चर्चा आप कीजिए। आदरणीय मल्होत्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो आपने टॉपिक लिया उसके ऊपर मुझे एक छोटी सी घटना अपने परिवार में ही याद आ रही है। वो सर एक्चुअली मेरे मामा थे, 2 मामा थे। तो बड़े मामा एयरफोर्स में थे जी। कानपुर में रहते थे। सर हमारा बहुत आना जाना होता था, जैसे कल हमारी बहन जी बता भी रही थी, हर्ष जी, कि हम आते जाते रहते थे हर साल ही, मतलब 2-3 बार तो जरूर आना जाना था। तो सर मामा जी तो ठीक थे, पर उनके तीनों बच्चों को कानपुर, आप सर समझते होंगे, कभी थोड़ा जानते हो उस परिवेश को, तो कानपुर में गुटखा और इस शराब वराब की वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब लोगों लत आसानी से लग जाती है। जी। तो उनके 3 लड़के थे, तीनों लड़कों की लत लग गई जी। अब अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लड़कों ने आके सारे घर का जो माहौल इस तरीके से खराब हो गया कि घर में हर समय क्लेश और लड़ाइयाँ और पैसे की भी कमी होनी शुरू हो गई। जब इस तरह की लत लग जाती है, तीनों लड़के आपके हैं, कुछ नहीं, तो इस तरह का सर हमने देखते थे, जाते थे, तो हमें भी बड़ा दुख होता था। हम तो बहुत छोटे थे, खैर बहुत ज्यादा चीजों नहीं समझते थे, पर फिर भी महसूस तो कर ही सकते थे कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं। सर फिर उनके जो मेरे मामा के मतलब जो पोते थे, वो मेरे सामने ही मतलब पैदा हुए, बड़े हुए। फिर उन्होंने जिस तरीके से घर को संभाला सर, वो आज भी मतलब एक मॉडल है। मतलब कि बड़े बेटे ने 12th करके दुकान शुरू की, छोटे से बैग की दुकान ली, बैग्स होते हैं ना सर, अटैची बैग्स, इस तरह के लेदर का काम शुरू किया। आज वो अपने एरिया में बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत अच्छा काम है उसका। और छोटे बेटे ने पढ़ाई की, बड़े ने भाई ने कहा तू, मैं तो काम कर रहा हूँ और तुझे पढ़ना है, और उसने मर्चेंट नेवी का सर किया, छोटे वाले ने। जी जी। मर्चेंट नेवी, और उसमें बहुत महंगा वो कोर्स था, मुझे भी याद है, पर बड़े भाई ने सब खर्चा किया। हालांकि ज्यादा गैप नहीं था, दोनों में 2-3 साल का गैप ही है बस, ज्यादा गैप नहीं है। पर वो बड़ा भाई अब तो अच्छा है, उसने एक की 4-5 दुकानें हो गई, उसने एक्सटेंशन कर लिया। छोटा भाई मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, सिंगापुर बेस्ड है। तो उनकी जो परिवार की तरक्की, मैंने कहा, जो कहते हैं सर फर्श से अर्श है, वो मैंने देखा है ना, तो वो मुझे हमेशा ही बहुत ना मेरे मन को छूता है सर। तो सर यही शेयर करना था थोड़ा सा, कि आज वो दोनों बहुत खुश हैं, पूरा परिवार सुखी है, उन्होंने तरक्की कर ली है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में मतलब अपने रिश्तेदार कुछ इस तरीके से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी जी जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। राजबाला जी। कल्पना शर्मा। हर्ष जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर असल में फर्श से अर्श वाली कहानी तो मेरे भाई ने सुनाई दी आपको, क्योंकि मुझे भी यही पता है, क्योंकि हमारे सामने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। लेकिन हाँ, अर्श से फर्श वाली एक स्टोरी है, हमारी सोसाइटी की है। सर हमारे यहाँ एक कस्टम में जॉब करते थे क्या, मतलब अभी भी है वो। कस्टम की जॉब का, सॉरी टू से, कि सैलरी के अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है कस्टम में। मालूम है मुझे। तो एक फ्लैट उन्होंने सर लिया यहाँ पर 3 BHK, जब वो यहाँ पर आए थे।
एक लिया, फिर 2 लिया, 3 लिया, 4 फ्लैट हो गए सर, एक एक करके उनके 4 फ्लैट हैं मतलब 4 फ्लैट उन्होंने खरीदे। लेकिन कहते ना कि आदमी का शायद पेट नहीं भरता है ना, या नीयत नहीं भरती है, ऐसे कहें कि जब नियत ही ऐसी हो जाए तो फिर पैसे कितने भी आ जाए उन्हें वो कम ही लगते हैं। नहीं तो एक फ्लैट है, नौकरी है, 3 फ्लैट किराए पे चल रहे हैं, बच्चे छोटे, 2 बेटियां सर, इतना अच्छा वाला घर परिवार चल रहा था, मतलब सब हम देखते थे, पता सभी को ही था कि सैलरी के अलावा भी उनकी बहुत अच्छी खासी इनकम है, लेकिन जो है सो है। और एकदम से पत्नी ने क्या सोची कि मैं तो अपना बिजनेस करूंगा शुरू, अपना बिजनेस शुरू कर ले, अपनी फैक्ट्री डालने की। ग्रेटर नोएडा में एक जमीन ले ली कि फैक्ट्री डालनी है कपड़े की। और सबसे बड़ी बेवकूफी ये की कि नौकरी छोड़ दी सर। ठीक। नौकरी छोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया, साइड बाय साइड करते, पहले देखते फैक्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, फिर छोड़ते नौकरी। नौकरी छोड़ दी क्योंकि पैसा बहुत था ना, तो हजम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और थोड़ा सा प्राउड भी इतना ज्यादा हो गया था कि जैसे सोसाइटी के मेरे वर्कर्स जो हैं, माली वाली, इनको खूब डांटना। गाड़ी जैसे थोड़ी सी अंदर आने, गेट खोलने में जरा सा देर हो जाए तो उनको 2-4 थप्पड़ भी जड़ देना कि गाड़ी खोलने में देर कर दी। बहुत बार कंप्लेंट्स भी हुई उनकी इस बारे में। फिर फैक्ट्री उन्होंने खोली और सर वही बात हुई कि क्योंकि ध्यान नहीं दिया या एक्सपीरियंस नहीं था, मशीनें महंगी महंगी खरीद ली लेकिन काम नहीं चला। नौबत ये आ गई कि एक फ्लैट पहले बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका। फिर इतना हो गया कि सर बैंक का 4.5 करोड़ लोन उनके ऊपर, बैंक वाले आ गए लेने के लिए और ये घर छोड़ के भाग गए सर। खुद आदमी, मतलब रस्तोगी जी हैं वो, खुद घर छोड़ के भाग गए। बीवी और बच्चे घर में, उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं पता कहाँ पर है कहाँ नहीं है। लेडीज से तो वो बैंक वाले क्या बोलेंगे, वो बोल के चले गए। और भी हमारी सोसाइटी के भी एक किसी और से, वो भी मतलब उनके कस्टम में साथी थे, उनसे भी 1 करोड़ ले रखा था। अच्छा। और फिर थोड़े टाइम बाद पता चला कि बीवी बच्चे भी गायब हो गए, रातों रात गायब हो गए सर, पता ही नहीं चला कब गायब हुए कब नहीं हुए। फ्लैट बंद पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा। और अब बाहर कहीं बेच दिया, किसी और ने खरीद भी लिया। और अब वो रह भी रहा है वो बंदा, खैर, लेकिन उसको हमने देखा कि, और फिर बाद में सर पता चला कि पूरी आउटर दिल्ली निकल के नरेला से भी कोई आगे एक छोटी सी जगह पर, किसी से पता चला मैं थी कि बहुत छोटी जगह पर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं वो, बच्चों के पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए फीस के पैसे तक नहीं है उनके पास। और मतलब मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, या खाने तक के लिए समझो उनके पास पैसे नहीं, एक टाइम का खाना है तो दूसरे का नहीं, उन्हें पता नहीं कि अगले टाइम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने उनके जो साथी वाथी थे हेल्प भी की, लेकिन कब तक कोई हेल्प करेगा, इतना लोन सर, 5.5 करोड़ लोन। जी जी जी। लेकिन बैंक का क्या हुआ, बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया उन्हें, और बैंक से तो क्योंकि उन्होंने वो भी रजिस्ट्री भी भारी भार करा ली, पता ही नहीं चला मकान कब बिक गया, फ्लैट कब बिक गया। तो उनको देखा था एकदम से अर्श से फर्श पर आते हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। नमस्कार सर जी। हम लोग क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में बाहर से आए हुए थे, तो शुरू में तो आरंभ में तो हम जगह जगह कई जगह किराए पे ही रहते थे। पहली बार जो मैं किराए पे रहा तो अपने पूसा में मेरी जॉब थी, तो पूसा कैंपस में वहीं के पूसा इंस्टीट्यूट के फ्लैट्स थे, वहीं पर एक किचन मैंने लिया था, किचन में मैं रहता था। किचन के अंदर छोटा सा स्टोर था, उसमें थोड़ा बहुत सामान रख दिया, किचन में अपने चारपाई बिछा के, और वहीं पे इस तरीके से जीवन अपना आरंभ किया। तो फर्श से अर्श का तो मैं स्वयं ही अपने आप को उदाहरण मानता हूँ। और हमारे साथ कोई 25-28 जो है लोग थे, वो उसमें अधिकतर कहीं बाहर से ही आए थे, ज्यादातर यूपी के थे। तो वो सब जो है इस समय वेल टू डू है, सब जो है अपने एक अटैची हुई बिस्तर पुराना वो लेकर आए थे दिल्ली में, लेकिन सब अच्छी तरीके से वेल टू डू है सब, और सबने अपनी मेहनत से ही जो है इस स्थिति तक पहुंचे हैं। अब क्योंकि हम किराए पे भी कई जगह रहे थे, तो अब ये हम नहीं कह सकते कि
कि कहाँ पर जो अर्श से फर्श तक कोई हमने देखा हो, ऐसा हमें नजर नहीं आया, क्योंकि थोड़े समय तक रहते थे और फिर वो जगह छोड़ के कहीं और चले गए। तो किसी भी परिवार के साथ बहुत ज्यादा हमारा ऐसा नहीं रहा। अच्छा, जिनके साथ हमारा था वो भी सर्विस क्लास ही थे, और सर्विस क्लास में सब मीडियम सारे टाइप के तबका होता है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, बहुत ज्यादा पैसा होता है। और ऑफिस में भी हमारा जो है वो जो ग्रुप बना, वो जो हमारे ग्रुप में हमारे जैसे ही लोग थे अधिकतर, सिगरेट शराब वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ये हमने देखा कि जो हमारा ग्रुप था उनमें बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन वो दारू वाले जो ग्रुप होते थे उनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत मजबूत होती थी जी। तो हालांकि ये थोड़ा लगता है कि भाई जितनी जो है पक्की दोस्ती जो है दारू वालों में होती है, उतनी हमारे में क्यों नहीं होती, तो इसका कारण हम नहीं समझ पाए। बाकी यही हमारी जो है वो अनुभव रहा है। धन्यवाद। अखिलेश जी, आपकी कोई? सर, मेरे अपने परिवार में ही जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ हमारे पापा के कुछ चांस रखा था कि बिजनेस था, तो एक्सीडेंट बहुत होते थे। कभी कहीं गए तो अब चोट लग गई तो बिस्तर पे पापा पड़ गए, तो कोई आमदनी का जरिया नहीं था। हालांकि बाबा हमारे बहुत पैसे वाले थे, और तो इसमें हमें जो है रहना भी ऐसा होता था कि किसी को ये नहीं लगे कि हम गरीब हैं, दिखावा जाता था। फिर जब हिस्से बंटवारे का नंबर आया तो ज्यादातर होल्ड जो है हमारे ताऊ जी के हाथ में था। पापा ताऊ 2 भाई थे जी। तो ताऊ हमारे कुछ इस प्रवृत्ति के थे कि वो ये चाहते थे ज्यादा ज्यादा उनको मिले। जी। हमारे पापा जो है ना बाबा के सामने ना ताऊ के सामने बोल ही नहीं पाते थे। जी। अच्छा, ताऊ से बाबा भी डरते थे, पता नहीं क्यों। हम्म। तो जब हिस्से बंटवारे का नंबर आया तो हमारे बाबा कहते हैं कि जो ये दे रहे हैं तुम्हारे भाई, वो तुम ले लो, क्योंकि ये बेईमानी से देंगे तो इनके पास तो रुकेगा नहीं और आप आगे जाओगे। जी। तो वही हुआ कि ताऊ ने हमारे पे पूरी जिंदगी, हालांकि उनका कपड़े का काम का बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या उनका काम डाउन होता चला गया और उनकी प्रॉपर्टी बिकती चली गई। और हमारे यहाँ हमारे पापा ने और भाइयों ने हमारे आज की डेट में इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसको कह सकते हैं कि फल से अर्श तक। मेरा छोटा भाई जो आया था मिला था मैनेजर है, और बड़ा भाई भी उसका अपना काम है। तो उन लोगों के पास काफी प्रॉपर्टी है और काफी वो है, और जबकि हमारे ताऊ के बच्चे जो है वो इतने नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा। बढ़िया। बिल्कुल होता है इस तरीके से परिवारों में, और कुछ फैसले इस तरह से हो जाते हैं कि जो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ अन्याय कर दिया गया, हमारे ऊपर, हमारे साथ कुछ। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि हमें जो है हिस्सा अगर हम अपना छोड़ देते हैं अपने उसका परिवार का, चाहे वो हम अपने भाइयों का छोड़ रहे हैं या हमारे पापा ने छोड़ा, तो हमें उसकी जगह में भगवान देता है, क्योंकि देने वाला भगवान है और उसने कितना हमें देना है बिल्कुल वो हमें निश्चित है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जिंदगी जहाँ से स्टार्ट हुई थी, मेरी शादी हुई थी उसमें दहेज नहीं आया था, इनकी हुई थी, तो हमने अपने घर में सुई से लेके आज सारी चीजें खुद बनाई हुई हैं। जी। और एक छोटे से कमरे में उस समय इतने मेहमान आते थे, मैं बता नहीं सकती आपको, कि सारा सामान उठा के एक तरफ रखना, तो बिस्तर बिछाना जमीन पे, तो मेहमानों को सुलाना। जी। और आज की डेट में यह है कि मेहमान आते हैं तो उनको अलग कमरा मिल जाता है, भाई ये तुम्हारा कमरा है, कुछ है, तो ये ऊपर वाले की वो है। बिल्कुल। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हमने कुछ हासिल किया है, अचीवमेंट हमारे अगर हैं, तो उसमें हमारी अपनी जो मेहनत है वो तो है ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो ईश्वर की कृपा की वजह से ही हमने जो कुछ पाया है वो पाया है। उसका एग्जाम्पल भी मैं खुद ही हूँ। जब हमारे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो 80s में, अर्ली 80s में रोहिणी
रेजिस्ट्रेशन स्कीम जो डीडीए की निकली थी जी तो उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, जी तो हमारे पास पैसे नहीं थे। एक ऑफिस में कुछ ऐसा है कि 600-700 का हमारा स्टाफ था, लेडीज भी काफी थी, तो बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जिन्होंने मुझे भाई बना रखा था। एक से कुछ ज्यादा ही अपनापन था, उनके घर में भी आना जाना था। उन्होंने कहा था नहीं तू जो है यहाँ पे अप्लाई कर दे, पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी लेकिन तू अप्लाई कर दे। लेकिन मैं इस तरीके से पैसों का इंतजाम करके वहां पे अप्लाई कर दिया। तो 2-3 साल में एक प्लॉट वहां पे सेक्टर 24 रोहिणी में निकल आया था, 32 स्क्वायर मीटर का। फिर तब तक जो है हमें पश्चिम बिहार में हमारे ऑफिस के फ्लैट से तो वो हमें अलॉट हो गया, 8-10 साल वहां पे भी रहे। तो वो जो प्लॉट था वो हमें पड़ा था सब मिला के रजिस्ट्री वगैरह सब करा के लगभग 25,000 के करीब पड़ा था वो प्लॉट। किसी तरीके से अरेंज करके हमने वो ले लिया था। फिर बाद में उसके जो है वो परिस्थितियां जब बदली तो वो तब बदली जब हमारे यहाँ हमारी बिटिया आई घर में। उसके पैदा होने के बाद जो है उसकी जो है प्राइस बढ़ना शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि जो 25,000 वाला था वो 6-7 लाख रुपए तक उसकी प्राइस पहुंच गई। बहुत ज्यादा पीरियड नहीं था, कम पीरियड में ही 20 गुना हो गया, 3 गुना। सर उसके होने के बाद तो हमारे यहाँ इसके प्रमोशन भी बहुत हुए थे। बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या हुआ कि फिर हमने सोचा कि भाई 32 स्क्वायर मीटर का अगर हम बनाएंगे भी तो बनाने में दुनिया भर की परेशानी होगी और 2 या 3 मंजिला बनाएंगे तो जिंदगी भर ऊपर नीचे अपना टहलते रहेंगे। तो हमने आपस में डिस्कस करके ये निर्णय लिया कि भाई ठीक है इसको डिस्पोज ऑफ करके पश्चिम बिहार में कोई डीडीए का फ्लैट ले लेते हैं। तो वहां पे डीडीए का फ्लैट लिया। हमारा बजट कम था तो टॉप फ्लोर कर लेते थे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो ईश्वर की जो देन है 2 घंटे के अंदर तो हमें जो है ग्राउंड फ्लोर का हमें मिल गया जी एक फ्लैट। कुछ परिस्थितियां अपने आप ही ऐसी बनती चली गई कि वहां पे हम मना कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर से, भाई हमने नहीं जाना। कहता है नहीं तो उसको लड़ पड़ी थी प्रॉपर्टी डीलर से। कहता है नहीं आप चलो, आप जाओ और आ जाना बस। मैंने उसको बोल रखा है किसी को लेकर आऊंगा और इसलिए आप चलो बस। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां पे हमारा डील बन गई जी। अब वो डील जो बनी तो अब फिर ईश्वर की कृपा हुई कि बगैर कहीं से लोन लिए हुए एडवांस लिए वो डील जो है हमने मैनेज कर लिया और सब मिला के उस समय लगभग 9.5 लाख का हमें पड़ा था। इधर उधर से करके कुछ फंड से निकाला, कुछ प्रमोशन उसके एरियर वगैरह मिले वो जो है ले लिया। अब वहां पे 10 साल के करीब हम वहां पर रहे थे तो फिर उसकी कीमत भी बढ़ना शुरू हुई। फिर हमें लगा कि आप जो है इधर रामपुर के रहने वाले पश्चिम बिहार में वहां पे रह रहे हैं, बहुत अंदर को जाके रहते हैं तो ये एरिया हमें सूट नहीं करता। तब तक पश्चिम बिहार बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड भी हो गया था, पता वहां पे चारों तरफ जो है ट्रैफिक वगैरह फुल हो गए थे। दिल्ली में मेरा कभी ऐसा लगाव नहीं रहा कि दिल्ली में मैं आ गया हूँ तो अब दिल्ली में ही मैंने रहना है, ऐसा कभी नहीं रहा। फिर हमने जो है इधर देखना शुरू किया, नोएडा में गए। नोएडा में जो है वो कहा भाई कि बजट हमारा ये है, एक हमें फ्लैट चाहिए 3 BHK तो होना चाहिए और एक शॉप चाहिए, अगल बगल चाहिए। कहता है यहाँ तो नहीं मिलेंगे ये। अरे फिर कहाँ मिलेंगे? कहता वहां जाओ आप इंदिरापुरम। ठीक है इंदिरापुरम चले गए। इंदिरापुरम में देखे जो एक सोसाइटी में हमें मिल गया ऐसा कि जो 3 BHK का फ्लैट है, अच्छा खासा बड़ा है और उसकी सोसाइटी का जो मार्केट है वहां पे एक शॉप। और ये फिर ईश्वर की कृपा हुई यहाँ पर। ये देखिए कितनी सारी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि जितने का हमने वहां पे खरीदा था एग्जैक्टली जितना बेचा था उसी के एक्सचेंज में ये 2 प्रॉपर्टियां मिल गई। वहां पे अमेजिंग फ्लैट था और यहाँ पे ये 2 चीजें मिल गई। तो ये मैं तो ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हमारा अचीवमेंट है सब ईश्वर की कृपा ही है। बाकी हमारा अपना कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने जैसे ईश्वर चाहता था वैसे हमने मेहनत की। हाँ अपने वो सरल जो है बना के रखा है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सबसे बड़ा आशीर्वाद ये रहा है कि हमें कभी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। बहुत बढ़िया।
ये एक मैं भगवान का बहुत बड़ा वो मानती हूँ, हम्म, एहसान अपने ऊपर कि मुझे कभी उधार की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, तो धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब इस चर्चा में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों को कम नहीं होता जा रहा। आज देखिए कम हो रहा है। तो कुछ लोग कम जुड़ रहे हैं, इसको बंद कर दें कुछ दिन के लिए। ये विचार मेरे मस्तिष्क में भी आया था, बहुत कम है। तो बजाय बंद करने के हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी पहले कम करके देख लेते हैं, बजाय रोज करने के। ये आज ऐसा करते हैं, ग्रुप पर थोड़ा सा डाल लेते हैं कि भाई हाँ जी चर्चा में जुड़ा करें। हाँ, तो कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज जो है वो थोड़ा और कुछ सोचेंगे। आज सावन सोमवार भी है ना, हो सकता है लोग फास्ट के चक्कर में चले गए हों। तो ये पर्सनल रिक्वेस्ट तो आपकी तरफ से कई बार हो चुकी है। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर भी आज डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या परिणाम मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बस आज का यही समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी उपस्थित साधकों को, शिक्षकों को, आदरणीय सर को आज की इस अति सुंदर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। कल फिर हम मिलते हैं। इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।